अब आते हैं हम अध्याय 7 पे, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं नगर प्रशासन। देखिए, एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है, ठीक। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती है, यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती है, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। यहाँ क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है, ठीक। कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती है, कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। देखिए देखिए इसमें क्या है कि इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी। इतवार समझते हो ना, रविवार, ठीक ना, रविवार जिसको आप संडे कहते हो ना, ठीक है। जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। ये अक्सर होता है, जब गली में आप खेलेंगे ना, तो जब मारेंगे बैट तो क्या होगा, या तो वो बॉल किसी के शीशे में लगेगी, वो टूट गया, या किसी के स्कूटी खड़ी है वहां लगा, वो टूट गया, या किसी के विंडो पे लगा शीशा पे, वो टूट गया, या किसी के कैंपस में चला गया, गमले का फूल रखा है, वो टूट गया। कुछ ना कुछ गली में खेलने, शॉट मारेंगे तो कहीं भी जा सकता है, और वहां तो हमेशा घर पे घर बना हुआ है, गाड़ी है, घर है, शीशे सब कुछ है, तो वहां पे क्या होती है, डर बनी रहती है। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया। शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बताना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो आउट मानी जाओगी। बचपन में ये सब खूब होता था, नहीं, जब बचपन में आप खेलते थे तो क्या करते थे, देखो एक एरिया है, इस एरिया से आगे अगर बॉल चला गया तो आउट, उधर से उधर चला गया तो आउट, इधर से इधर चला गया तो आउट। मतलब ऐसे अब आपको बैटिंग करना है, उस एवरेज जो रेंज है उससे अंदर ही रहे, रेंज से बाहर आपका बॉल ना जा पाए, ठीक है। तो इस तरीके का वहां पे खेला जाता था। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, टूटते ही रहता है, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। अब किसी का बच्चा तोड़ देगा तो लड़ाई करने आ जाएगा, नहीं आएगी, लड़ाई करने आएगी तो जिसका बच्चा बैट बॉल खेल रहा है, छक्का मारा, वो जो हर जाना भरे उसकी। ये सब चीज होते रहता है, ठीक है। और होता क्या है जनरली कि अगर टूटा, बैट बॉल लिए अपने अपने घर, पता नहीं चला कि कहाँ गया, कौन तोड़ा, ऐसे भी होता है, ठीक है। चलिए, अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे देंगे किसको, गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है, ठीक। देखिए अब इसमें दिखाता है कौन बदलता है। माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा, उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस ये ही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। कौन बदलता है, नगर निगम, ठीक ना, नगर निगम। अभी नगर निगम क्या होता है, तो हर शहर में जब जाएंगे ना, वहाँ एक संस्था टाइप का है, सरकारी संस्था होती है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्शन होता है वार्ड का, वो व्यक्ति चुन के अपने से फिर चुनते हैं, ठीक ना, मेयर होते हैं, उपमेयर होते हैं। उनका काम ये होता है कि शहर के जितने भी लोग हैं उनसे टैक्स वसूलना और उनकी टैक्स उनको सुविधा के रूप में प्रोवाइड करने से, जैसे कचरा साफ करने वाला आ गया, कूड़ा उठाने वाला आ गया, लाइट बत्ती लगाने वाला आ गया, वो मच्छर भगाने वाले जो स्प्रे दवाई छींटते हैं ना, वो सब आ गया, ये सब नगर निगम में आता है। उन्हें सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है, जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना।
यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं, ठीक है। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, करती है। माला बोली, हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। अब ये तो समझ में आ गया इसको, ठीक है। अब देखिए खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है, ठीक करना भी है कि शहर में बीमारी न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पालिका। ये होता है छोटे मोटे शहर में। अब बड़े शहर में क्या होता है? नगर निगम। अब तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। ये छोटे शहर में होगा और ये बड़े में होगा, ठीक है। चलिए अब निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी का क्या काम है जरा इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है यह फैसला लेता कौन है, पार्क कहां बनाया जाए, ठीक। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, ठीक, और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। मैंने बताया ना अभी कि वार्ड का होता है, वार्ड में से पार्षद होते हैं। वार्ड को जो चुनाव होता है ना, जो व्यक्ति जीतता है ना वार्ड से, उसको वार्ड पार्षद कहते हैं। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और निर्णय करते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ कराना है या शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने, सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है ये क्या है, ये खाली स्थान को भरना है, ठीक। देखिए अब कह रहा है जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। इससे संपर्क करते हैं पार्षद से, है ना। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं, ठीक। फिर है यहाँ जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। नगर निगम में यह निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। अब रेहाना एक कैसा हो गई, एक इच्छुक व्यक्ति हो गई कि आखिर पूछ रही है कि होता क्या है, कैसे कैसे नगर निगम चलती है, नगर निगम में क्या क्या काम में होता है, सारा चीज उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए अब है बच्चों के सवालों से खुश होते हुए, ठीक ना, यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं
और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके, फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। बात समझ में आया? सारे वार्ड, जितने भी नगर निगम के वार्ड होते हैं ना, वार्ड पार्षद बैठते हैं, वह डिसीजन लेते हैं कि खर्च क्या क्या होना चाहिए, उसका एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना के प्रशासनिक अधिकारी को दे देते हैं, वह उसको काम करवाते हैं। ठीक ना? खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा, ठीक है, काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारा लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। अब क्या शुरू हो गया था? नगर निगम। ठीक ना? दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग का काम जल विभाग देखेगा, कचरा जमा करने का विभाग, बागों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग, ये सब अलग अलग कामों में होते हैं। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? ठीक है, उसने पूछा कि जो नगर निगम कुछ इकट्ठा करता है कचरा, वो जाता कहाँ है? ठीक है, बाकी बच्चे अब कभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। एक हर शहर के साइड में एक कूड़ा का इकट्ठा कर घर बनाया जाता है, वहीं पे जाता है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियां भिन भिनाती रहती और आसपास कुत्तों चूहों ठीक है का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं, अभी भी होता है ऐसा। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लग रहा था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाए। ठीक है, देख रहे हैं ना क्या स्थिति हो रखी है, यही दिखा रहा है। चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? ठीक है, देखिए, इतने सारे काम के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ठीक, जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। ठीक है, शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। ठीक, इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर अधिक इकट्ठा करता है और उस पे नगर निगम पे खर्च करता है। ठीक है, चलिए अब लोगों का विरोध किस किस बात पे हो रहा है जरा उसको देखते हैं। ठीक है, यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। ठीक, इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना तो है। हम जिसको चुने हैं वार्ड पार्षद को, उसको समस्या बताएंगे तो निदान करता है। ठीक है,
अब है यहाँ उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकलने और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत का बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। एक एप्लीकेशन लिखो, उस पर सारे लोग साइन करते हैं, उसको लेकर अगर अधिकारी के पास अगर आप जाएंगे ना तो अधिकारी उस पर एक्शन लेता है। ठीक है। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा, ठीक, कि हालत कितनी खराब है, स्थिति कितनी खराब थी, उसके बारे में वह बता सकेगा। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके। ठीक है। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई, ठीक है, महिलाएं क्या हुआ, अगली सुबह उठी और उठने के बाद बहुत संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले, यानी उसके जितने भी अफसर होते हैं सबसे मिला, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। अब नगर निगम बहाना बतिया रहा है, ठीक ना। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का मुंह तो ही बंद हो गया। ठीक, अब देखिए बंद हो गया। अब और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त की चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। देखिए, कहने का इसका मतलब यह है कि आप अगर अकेले किसी भी चीज की डिमांड करेंगे, कभी किसी चीज की मांग करेंगे तो वह नहीं सुनती है लोग। लेकिन जब आप ग्रुप के साथ जाएंगे अपनी डिमांड को लेकर, अपनी मांग को लेकर, तो अधिकारी सुनने को मजबूर हो जाता है। ठीक है। अब क्या है, खाला ने सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। देखिए, यास्मीन खाला ने बच्चों को तो जो नहीं बताया हुआ यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार को रख दिया है। एक वेंडर को दे दिया कि भैया ये काम आप करवाओगे, आप अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को रखो। इसके निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करेंगे। ठीक, निजी कंपनियों के हाथों में जाएगा और निजी कंपनियां करेंगे। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। ठीक, यानी कि 10,000 12,000 के महीना पे देते हैं, उसको कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक ना। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता, यानी कि उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती, कोई उनका पीएफ नहीं करता, कोई मतलब नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है या तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह दुखद अंत हुआ। माला ने कहा कि वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उसने इसका आभास था। ठीक है। अब चलिए, मोहल्लों में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण ठीक है, मोहल्ले में गंगाबाई की काफी क्या थी, इज्जत थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? ठीक,
खाला हंसने लगी, बोली अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। यानी कि खाला उसको काफी नॉलेज दे दी, बहुत ही देर को हो चुकी थी, उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1994 में सूरत शहर, सूरत कहाँ है? गुजरात में, ठीक ना, कहाँ है? गुजरात में। इसमें भयंकर प्लेग फैला था, बीमारी होती है। प्लेग क्या होता है? एक बीमारी है, ठीक ना। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास ही की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रहा था। इससे क्या होगा? शहर में काफी कचरा फैलेगा ही फैलेगा, काफी कूड़े की ढेर हो जाएगी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग की डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर पालिका मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। ठीक है ना, कि नगर निगम ने क्या किया? इस पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एक ही साथ कचरे में क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बताइए प्लेग फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा ही, बीमारी फैलेगी। कचरे का पूरा ढेर ही फटा है, लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आता है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। क्या आता है? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहां के लोगों को काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, इसके बारे में देखा। वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहां की फसलें या दूसरी चीजें किस तरह के जीवन लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते। आजीविका मतलब होता है कि अपने इनकम को, सोर्स को बढ़ाना, अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी काम करना, जैसे कि बकरी चलाना, भेड़ चलाना, मशरूम पालना, जो बोलते हैं ना हाथ से जो धागा वगैरह लपेट के बनाते हैं उसको बनाना। मतलब अलग अपने अपने जीविकों के लिए आप कुछ भी जिस तरीके से आपको लगता है सब जीविका का काम कर सकते हैं। ठीक ना, एक जीविका का प्रोग्राम भी चलाती भारत सरकार ने। पहले 2 पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे, क्या लोगों के पास जीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब है कटपल्लू। देखिए अब क्या है यहाँ पे, कलपट्टू एक गांव है। ठीक ना, क्या है? कलपट्टू एक गांव है। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। इस सारा काम किसका होता है? ये लोग गांव के जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ
कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य रूप गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की। 4 दुकानें चाय की है, जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा बौड़ा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, मतलब अपने अपने जीविकोपार्जन के लिए वह व्यक्ति दुकान चल कर रहा होता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलता है। साइकिल किराए पर लो और आराम से घूमो। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम भी करते हैं। यानी गांव में जब जाएंगे तरह तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। वह व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई अलग अलग काम करते हैं। कोई व्यक्ति साइकिल बनाता है, कोई व्यक्ति कपड़े धोकर प्रेस करने का काम करता है, कोई व्यक्ति छोटा मोटा दुकान चला रहा है, कोई व्यक्ति क्या कहते हो मछली पालन का काम कर रहा है। मतलब अलग अलग अपने तरह के लोग, सब्जी, कोई व्यक्ति सब्जी छोटा मोटा उगा रहा है, अपना काम कर रहा है। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग हैं, ठीक ना, किसी का आम का और नारियल का। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले, ठीक है, लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में देख रहे हैं यहाँ धान की रोपाई इस तरीके से झुक झुक के धान की रोपाई करते हैं ये लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आता है तुलसी, तो देखते हैं क्या है मामला इसका। ठीक है, देखिए हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी, ये तुलसी कहती है। ठीक ना, सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करूथम्मा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब जो नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है जो धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डूबे रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यही आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि वो काम होने पर वह मुझे पैसा ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक लेबर ऐसा होता है जो मजदूरी कर रहा होता है, उसको यह विश्वास होता है कि ये जो मालिक है, जो काम करवाने वाला, जो खेती, जो जमींदार है, मुझे ही बुलाएगा। क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होता है ना, उसको एक ट्रस्ट हो जाता है, एक दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मुझे यह विश्वास है कि हम उनके यहाँ काम करने जाएंगे तो मुझे वो पैसा उसी समय दे देंगे। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो लिखा है इसमें, कि आपस में ही सस्ते मजदूर भी ढूंढने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखिए मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है। ठीक, साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास ही की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ठीक, ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर के में सबके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना और सफाई करती हूँ। ये तो सारे महिलाएं काम करती। ठीक, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहां से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी
मदद करता है। जब गरीब, आप किसी ग्रामीण एरिया में जाएंगे और जहाँ गरीब फैमिली होता है, जहाँ दोनों लोग काम कर रहे होते हैं, महिला और पुरुष दोनों, वहाँ महिलाओं की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब सुबह उठकर काम पे जाना, वहां से काम करके आना, फिर घर पे सारा झाड़ू पोछा करना, फिर खाना बनाना, फिर कपड़े धोना, फिर बच्चों के लिए खाना रेडी, बहुत सारा काम में जिम्मेदारियां होती है। पुरुष की जिम्मेदारी क्या होती है? काम करके आया, सब्जी वगैरह जो भी घर के जो कम गए, राशन चावल दाल जो भी, वह फिर वह लेके आता है और दे देता है। इतना ही जिम्मेदारी उसकी होती है। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है कि हमारी दो बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। तुलसी कह रही है, ठीक ना, कि हमारी दो बेटियां हमारे जीवन की खुशी है, दोनों ही स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। ठीक है, जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा करते हैं। नहीं हो पाता है। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। ठीक, कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में भी जाना पड़ता है, कि हमेशा तो सीजनली काम मिलेगा नहीं। भाई खेती का टाइम है तो खेती का काम मिल जाएगा, बालू वालू का काम है तो मिल जाएगा, लेकिन जब बारिश का टाइम हो जाता है, जब बाढ़ आने का टाइम हो जाता है तो क्या करेगा वो व्यक्ति? एक जगह से दूसरी जगह पलायन करता है काम की तलाश में। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। अब आया शेखर। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे लोगों किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा लेता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसा मिल जाएंगे, लेकिन जो उधार भी तो चुकाना है। ठीक, जिससे वह पैसा लेता है उसको देना भी तो पड़ता है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है। जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। अब क्या होगा? मजबूरी हो गई उनकी। अगर वही धान अगर 20 रुपये बाजार में बिक रहा है तो 15 रुपये देगा, लेकिन इसी को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसे उधार लिया है। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से तो मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है, ठीक है, वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहां मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूं। हमारे पास एक संकर गाय भी है जो दूध देने वाली है। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। देखिए, अब एक किसान काम भी करता है और एक भैंस भी पाल रखा है, गाय भी पाल रखा है। ठीक है, तो क्या करता है, उसकी दूध को सहकारी समिति होती है, हर चौराहे पे बनाई जाती है, वहां पे वो दूध बेचता है, उससे भी कुछ पैसे इकट्ठा करता है और उससे अभी अपनी जीविकोपार्जन को चलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कर्ज लेने पर क्या होता है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। ठीक, अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक बीमारियां के लिए खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेना भी पड़ता है। ठीक है,
अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं हो, ठीक ना, अगर बीज क्या हो, अच्छी किस्म की ना हो, तो क्या होगा, फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज के तौर पर लेने पड़ते हैं। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता, क्योंकि जो कर्ज जो साहूकार देते हैं ना, जो महाजन कर्ज देते हैं किसानों को, मजदूरों को, वह उसकी जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो बढ़ाते जाते हैं। मतलब ये होता है कि लास्ट में जब चुकाने टाइम में इतनी ज्यादा बढ़ जाता है वह किसान फिर नहीं चुका पाता है। ठीक, इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्या करेगा, चुका नहीं पाएगा तो आत्महत्या कर ही लेगा। ठीक है, अब देखिए, रामलिंगम और करुथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए वह एक दुकान है। चावल का मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। ठीक है, क्या किया था, थोड़ी सी सरकारी बैंक से उन्होंने कर्ज भी लिया था। ठीक, वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। भारत जो है वह कैसा है, ग्रामीणों का देश है। ठीक ना, भारत में ऐसे भी लोग हैं जो कह रहा है कि लगभग 5 ऐसे ग्रामीण परिवार होंगे जहां 2 लोग तो कौन होंगे, जो किसान होंगे। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो ले, उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। ठीक है, भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे हैं, यानी बड़े किसान हैं। ठीक ना, 80% वो ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, दूध पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। हमने कलपट्टू में होने वाली ठीक है खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर को लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, यानी कि जिसकी संसाधन जिस एरिया में जहां पे होगी लोग उसी में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक, अरुण और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले के एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। ठीक है, अब देखिए, आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें, और यहाँ पे पढ़ते हैं अरुणा और परिवेलन की कहानी। ठीक है, इसमें क्या है जरा इसको देखते हैं। देखिए, पदुपेट कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है, यानी नजदीक में है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहां चारों ओर जाल और कैटामैरान, मछुआरे की खास तरह की ये छोटी सी नाव होती है जो उस पे लगा होता है, उस टाइप का। यह दिख जाएगा आपको। ये आपको दिख जाएगा, ये देखिए, इस टाइप का नाव होता है, थोड़ा सा अलग टाइप का इसमें लगा होता है यहाँ से। ठीक है,
वहां पे मछली को इस पे फेंका जाता है जाल, और मछली यहाँ पे पकड़ के इसको यहाँ से खींचने में सुविधाएं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा पति परिवेलन, मेरा भाई और जीजा, ठीक है, आज बड़ी देर से लौटे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरान में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। जब तूफान आती है तो जो मछुआरे होते हैं, जो मछली मारने वाले होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि वो सही से रहे। नहीं तो क्या होता है ना कि उनकी समुद्र आता, जो लहर आती है ना, तो उसमें कभी कभी नाव को पलट भी दिया जाता है। ठीक है, आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बट जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। यानी कि आप मजदूरी जब करते हैं, ठीक, वो आपको अलग मिल जाएगा, और आप किसी से किराए पे जब लेंगे ना सामान, ठीक, यानी कि मछुआरे के लिए नाव होगा, जो चलाने वाला होगा या जाल होगा, ये सब किराए पे लेंगे तो 1 हिस्सा उसको दिया जाता है। जाल कैटामैरान और उसका इंजन हमारे हैं, तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरान में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती है। नीलाम में जो औरतें यहाँ से मछलियां खरीदती है, वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए ले जाती है। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियां खरीदते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जो ले जाकर मछली को अब बेचते हैं, उससे उनकी अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक, मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलाम का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये देखिए है। अब देखिए क्या करा, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजदूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद नीलामी नहीं कर पाते हैं। जिससे आप पैसा लेंगे, ठीक, उसको तो बेचना ही पड़ेगा ना। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल हो जाता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन, चाहे इसको देखते हैं क्या है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ लोग अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर होते हैं। ठीक, इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं। ठीक है, और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलावा, ठीक है, देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। जमीन पर डिपेंड करता है। कई लोग उस जमीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी काफी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है। जो मजदूर साहूकार होते हैं वो ब्याज पे लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज्यादातर छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को इस पूरे साल रोजगार मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारी जो टॉपिक है 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी का, हम लोग उसको फिनिश करते हैं। फिर इसी तरीके से यह जो बुनियादी बैच है खजाना आईएएस की प्लेटफॉर्म पे, फिर आपको 7वीं क्लास की एनसीईआरटी मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ओके, थैंक यू।